और अब फूलपुर का रण कौन जीतेगा। बात यूपी उपचुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट की। वो फूलपुर जिस पर उपचुनाव में कांग्रेस का दावा ठुकराने पर कांग्रेस ने उपचुनाव से ही किनारा कर लिया। फूलपुर नेहरू की कर्म भूमि रही। यहां की जनता ने बड़े चेहरों के दामन में जीत के फूल भी डाले तो कई को हार का कांटा भी नसीब हुआ। लोकप्रियता, ग्लैमर, अपराध, राजनीति का गठजोड़ और सत्ता का टूटता अहंकार, राजनीति का हर रंग फूलपुर के सियासी आंगन में खिला है। लेकिन संगम से सटी इस सीट पर 2022 में बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार जीत का फूल किसके आंगन में खिलेगा, यह फिलहाल प्रश्न है। देखिए हमारी खास पेशकश। नेहरू की सियासी कर्मभूमि फूलपुर अब किसे चुनेगी? दीपक पटेल वर्सेस सिद्दीकी, किसकी फूलपुर की गद्दी? फूलपुर की चुनावी राह में कितने फूल, कितने कांटे। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और उस उपचुनाव की तैयारियों में सभी उम्मीदवार पूरी ताकत लगा रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर प्रवीण पटेल यहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रवीण पटेल बीजेपी के टिकट पर ही सांसद चुने गए। लिहाजा फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने दीपक पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। दीपक पटेल राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनकी मां केसरी देवी पटेल फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। खुद दीपक पटेल एक बार विधायक रह चुके हैं। यानी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में दीपक पटेल ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से मुजतबा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। मुजतबा सिद्दीकी भी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसी सीट पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे सुरेश यादव ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन करके चुनावी लड़ाई को दिलचस्प कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सुरेश यादव को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है और कांग्रेस पार्टी उनसे किनारा भी कर रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी समेत कुल 12 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। लिहाजा फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाला यह उपचुनाव पूरी तरह से दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए आजाद भारत की संसदीय राजनीति में जवाहरलाल नेहरू ने अपने पैतृक जिले से सटे फूलपुर को चुनावी कर्मभूमि बनाया। फूलपुर लोकसभा सीट पर बड़े नामों को जीत के फूल भी मिले और हार के कांटे भी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कर्मभूमि फूलपुर में उन्हें लोगों ने पलकों पर बैठाया। लेकिन इसी सीट पर राम मनोहर लोहिया, कांशीराम, सोनेलाल पटेल और क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अतीक अहमद को जीत का स्वाद भी चखाया। फूलपुर से बीजेपी ने दीपक पटेल पर दाव लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने मुजतबा सिद्दीकी को टिकट दिया। बीएसपी भी इस सीट से मैदान में है। बीएसपी ने जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस से बगावत करके सुरेश चंद्र यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
की क्या तैयारी चल रही है? बहुत बड़ा संगठन है भाजपा का, बड़ा समर्पित संगठन है और पूरे मनोयोग से लगा है। उन्हीं के साथ मिलकर हम लोग चुनावी अभियान में जुटे हैं, लगे हैं। और अभी तो चुनाव आयोग ने एक राहत दे दी कि 1 हफ्ते चुनाव बढ़ा दिया, तब और समय मिल जा रहा है। तो सबके प्रयास है कि हर घर तक पहुँचे, सबके पास तक पहुँचे। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो तारीख बढ़ा दी गई 13 से 20 हो गई, इसका फायदा लग रहा है कि नुकसान नजर आ रहा है? सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, हमें तो फायदा ही लग रहा है। क्योंकि समय कम मिला था। और विधानसभा चुनाव में जनता की अपेक्षा होती है कि प्रत्याशी हमसे मिले, तो अब अभी समय बढ़ गया है तो पूरा हो जाएगा, सबसे मिलना हो पाएगा। सिद्दीकी जी, क्या तैयारी चल रही है उपचुनाव की? तैयारी हमारी आज 2 साल से चल रही है और इस वक्त थोड़ा ज़्यादा तैयारी चल रही है और पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमको जिताएगी। तो क्या चुनौती है इस बार फूलपुर सीट पर? आपके सामने क्या नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी ने भी मजबूत उम्मीदवार दे रखा है वहां से। पिछली बार के चुनाव में भी जो मार्जिन था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, तो क्या चुनौती लग रही है? चुनौती तो हमें कोई विशेष नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि मैं फूलपुर का मूल निवासी हूँ और फूलहीपुर में पैदा हुआ हूँ। हमारा तहसील, थाना, ब्लॉक सब फूलपुर, पोस्ट ऑफिस सब फूलपुर में है और शिक्षा दीक्षा हमारी फूलपुर में हुई है और हमारा जो भी छोटा मोटा कारोबार है फूलपुर में है। तो फूलपुर से हम हमेशा जुड़े हुए हैं और फूलपुर के लोग ये चाहते हैं कि इस बार किसी फूलपुर रहने वाले व्यक्ति को हम लोग वोट दे, इसी से हम थोड़ा और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। पल पल वहाँ से हमको फ़ोन कर रही है, हमारे साथियों को फ़ोन कर रही है, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को फ़ोन कर रही है। जनता बिल्कुल परेशान है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे बीच पहुँचें। और एक अभियान चल चुका है, ये अभियान बना है क्षेत्रीय बनाम बाहरी का। जनता अभी तक इन प्रत्याशियों से बार बार ठगी जा चुकी है। इस बार जनता पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करके उनके प्रतिनिधित्व को, उनके विधायक को विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। है कि सुरेश चंद्र यादव समाजवादी पार्टी के लिए वोट कटवाना साबित हो सके। मगर मैं बताना चाहता हूं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, सारे लोगों ने मन बना के बात कर रहा था। सभी लोगों ने फूलपुर की एक कार्यकर्ता एक जनमानस कर रहा था। वहाँ पे सुरेश यादव टिकट मिल रहा है, सुरेश यादव चुनाव लड़ेंगे। इन लोगों ने एक साजिश के तहत, किसने साजिश किया? प्रदेश का नेतृत्व पूरी तरह से साजिश किया। फूलपुर सीट आने के बावजूद भी इन लोगों ने सिलेंडर बोल दिया, मगर फूलपुर की जनता और कार्यकर्ता कभी सिलेंडर नहीं बोलेगा। और हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं, हम आपके बीच के हैं, फूलपुर के बीच के हैं, फूलपुर की धरती के हैं और जो भी कैंडिडेट वहाँ पर लड़ रहे हैं, कोई भी फूलपुर की धरती कैंडिडेट नहीं। कांग्रेस इस सीट से चुनाव भले ही न लड़ पाई, लेकिन फूलपुर से उसका जुड़ाव पुराना रहा है।
साल 1957 में फूलपुर के अलग सीट के तौर पर अस्तित्व में आने के बाद भी नेहरू ने यही नुमाइंदगी की। 1962 में उनके सामने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने पर्चा भर दिया था। दो बड़े नेताओं की टक्कर ने सुर्खियां तो खूब बटोरी, लेकिन नेहरू की हैट्रिक नहीं रुकी। साल 1996 में फूलपुर के सियासी अखाड़े की रंगत अलग ही रही। 1993 में यूपी में एक साथ चुनाव लड़े मुलायम और कांशीराम अलग हो चुके। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने यहां कांशीराम के ही सियासी चेले जंग बहादुर पटेल को अपना उम्मीदवार बना दिया। इस बात से नाराज कांशीराम भी फूलपुर के चुनाव में सियासी अखाड़े में कूद पड़े। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा से अलग होने के बाद कुर्मी नेता सोनेलाल पटेल ने अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए इस कुर्मी बाहुल्य सीट से सियासी भाग्य आजमाने का फैसला कर लिया। लेकिन चुनाव सबसे अधिक चर्चा में रहा दाऊद के करीबी रोमेश वर्मा की उम्मीदवारी की वजह से। इलाहाबाद से निकलकर मुंबई और दिल्ली में सिनेमा, सियासत और अपराध में पहचान बनाने वाले रोमेश ने यहां अकूत धन खर्च किया, हेलीकॉप्टर से प्रचार किया, लेकिन लड़ाई गुरु और चेले के ही बीच हुई, जिसमें चेला भारी पड़ा। समाजवादी पार्टी ने लगातार 4 बार यहां से जीत हासिल की है, लेकिन चेहरे हर बार बदलते रहे। साल 2004 में सपा ने यहां माफिया अतीक अहमद को टिकट दिया और जनता ने उन्हें संसद भेज दिया। तो वहीं साल 2009 में माफिया कपिल मुनि करवरिया पर जनता रीझ गई और यहां बसपा का खाता खुल गया। फूलपुर सीट पर 2017 में पहली बार कमल खिला था। 2022 में भी बीजेपी जीती और सीटें बचाने में कामयाब रही। इस बार फूलपुर सीट पर भले ही दर्जन भर प्रत्याशी, लेकिन कड़ी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मानी जा रही और दोनों ही पार्टियों ने फूलपुर के जातीय समीकरण को देखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया। फूलपुर से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फूलपुर दरअसल न सिर्फ सियासी रूप से एक महत्वपूर्ण सीट रही है, बल्कि यहां विधानसभा और लोकसभा की लड़ाई में जो कांटे का मुकाबला दिखता है वो भी फूलपुर में सियासी लड़ाई को रोचक बना देता है। यहां का जातीय समीकरण पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए, दलितों की आबादी यहां पर सबसे ज्यादा नजर आती है, वो है कुल मिलाकर के 75,000। बसपा से छिटके दलित किसके साथ जाएंगे इस बार, यह सबसे बड़ा इंपैक्ट इस चुनाव डालेगा। दूसरा, पटेल आबादी 72,000 और बीजेपी पटेल कैंडिडेट्स पर दांव खेलती रही है, इसका फायदा बीजेपी को मिलता भी रहा है। पिछली बार प्रवीण पटेल जीते तो इस बार इसी पटेल बिरादरी से आने वाले दीपक पटेल कैंडिडेट के रूप में चुने गए। यादवों की बात करें तो 55,000 आबादी और लोकसभा में 82% यादव इंडिया ब्लॉक के साथ गए थे एक तरफा और मात्र 15% एनडीए के साथ। और इस बार जब गैर यादव ओबीसी पर बीजेपी हिंदू एकता के नाम पर सबसे बड़ा दांव खेल रही है, यह देखना दिलचस्प होगा कि सपा के ओबीसी वोट बैंक में इसका क्या फर्क पड़ेगा। चौथे नंबर पर दिखाते हैं आपको ब्राह्मणों की आबादी। इनकी आबादी है 50,000 जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। फिर आती है मुस्लिम आबादी। मुस्लिम समुदाय यहां पर 40,000 है, निषाद 24,000 है, वैश्य यहां पर कुल मिलाकर के 16,000, ठाकुर 16,000, अन्य की आबादी है 40,000। यानी वोट बैंक के लिहाज से फूलपुर में लड़ाई बराबर की नजर आती है, नेक टू नेक। और यही कारण है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, बहुत कम वोटों के अंतर से हार जीत तय होती है। आपको हम चुनावी नतीजे भी दिखाते हैं। 2024 लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखिए, फिर आप इसे समझ पाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की पहले बात है। बीजेपी से प्रवीण पटेल उस वक्त कैंडिडेट थे और समाजवादी पार्टी ने यहां पर अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया था। अब देखिए वोट कितना मिला है, 4,52,600 वोट मिले प्रवीण पटेल को, इधर 4,48,268 वोट मिले अमरनाथ मौर्य को। जीत का अंतर रहा 4,332 वोटों का मात्र। अब विधानसभा चुनाव 2022 के भी नतीजे देख लीजिए। तब बीजेपी की तरफ से प्रवीण पटेल विधायक चुने गए थे उस वक्त, जो बाद में अब सांसद बन गए 24 में। प्रवीण पटेल को वोट मिला था 1,03,557। मुस्तबा सिद्दीकी इनको 1,08,25 ये वोट मिले थे। इस बार फिर से यही कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के उपचुनाव में। अंतर मात्र जीत का 2,732, इतने ही वोटों से प्रवीण पटेल जीते। और आप चाहे विधानसभा की बात कर लें या लोकसभा की, बहुत कम अंतर रहता है जीत हार का। और इसलिए फूलपुर की जो फाइट है वो फुल टाइट इस बार भी नजर आ रही है। फूलपुर प्रतिष्ठा की सीट बन गई। बीजेपी तो 2 बार से जीत ही रही है, लेकिन पिछले चुनाव में जीत का मार्जिन इतना कम था कि इस बार टक्कर कांटे की होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तबा पूरे जोश में, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी योगी मोदी की लहर में नैया पार लगना तय मान रहे हैं। लेकिन फूलपुर की जनता के मुद्दे क्या हैं? उनकी पहली पसंद कौन है?
इस पर हमने फूलपुर के मतदाता के मन को टटोलने की कोशिश की। क्या नाम है भैया आपका? रविकांत पांडे। तो पांडे जी, क्या माहौल है फूलपुर में? फूलपुर में माहौल ठीक ही है, उपचुनाव है, उपचुनाव के हिसाब से लोग सक्रिय हैं और वही एक रहेंगे नेक रहेंगे वाला नारा यहाँ सक्रिय है। हाँ, राष्ट्रवादी विचारधारा है जी। तो ये समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं मुस्तफा सिद्दीकी, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, खूब ताकत लगा रहे हैं। लड़ाई किसके किसके बीच में? अभी लोग खुद गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन किसी का एक दूसरे पे बंधन नहीं है। सभी लोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं और स्वतंत्र विचार है, किसी का एक विचार नहीं है। अब विचारधारा तभी बनती है जब संयुक्त होती है लोगों के विचार। यहाँ सबकी अलग अलग विचारधारा है, सभी कटे हुए हैं। माहौल ठीक है, समाजवादी का नंबर 1 चल रहा है। हाँ। तो ये तो बता रहे हैं ना बटेंगे ना कटेंगे। अरे तो इनकर मुख्यमंत्री ने बोला था, ये तो बोला भाई करी महाराज। हाँ भाई, हम लोग न कटेंगे न बटेंगे, एक साथ रहेंगे, समाजवादी को लेकर चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आगे चलेगी रहेगी। हाँ। क्या मुद्दे हैं फूलपुर में इस बार? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो सब दबा दिए हैं यहाँ, सब मुर्दा गाड़ दिए हैं यहाँ। मुद्दा सरकार बदले तो कुछ मुद्दा आ गया हुआ। नहीं, चुनाव में क्या मुद्दा दिख रहा है? उपचुनाव में उपचुनाव मुद्दा ठीक दिख रहा है, भविष्य दिखा रहे हैं अखिलेश भैया के नाते। हाँ, इसलिए समाजवादी में हम लोग चल रहे हैं। फूलपुर के लोगों की पसंद मिली जुली, किसी के लिए बीजेपी तो किसी के लिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पसंद है। कई का मानना है कि उनकी पसंद इससे अलग है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, 2723 वोट का अंतर था। अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो मार्जिन वो पूरा कर लेंगे इस बार, चूंकि कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भैया ये चीज़ समझ लीजिए हम आप सभी लोग हैं, हम अच्छाई बुराई को जानते हैं। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो जब जो चीज़ अच्छाई दिखाई सामने पड़ रहा है, उसी अच्छाई को हम लोग अमल करेंगे। या सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, जिसके सामने जो अच्छाई दिखाई पड़ेगी वही कार्य करेगा। और जनता जन बातें हर प्रकार की जान रही है कि हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई अनभिज्ञ नहीं है। जो जानेगा वही करेगा, वो यही बात है। मतलब लड़ाई मानते हैं सपा और बीजेपी के बीच में? नहीं, कोई बात नहीं, उसमें लड़ाई उड़ाई किसी प्रकार की नहीं, भाजपा जीत रही है। फूलपुर में क्या माहौल है? फूलपुर में कमल का फूल का माहौल है। क्यों? समाजवादी पार्टी भी है, बसपा भी है तो अब, लेकिन अब उसकी लहर चल रही है। हाँ, क्या लहर दिखाई पड़ रही है? अब कमल का फूल जा रहा है आगे, ही सब कह रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और क्या बताएं। हाँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पिछली बार मार्जिन ज्यादा नहीं था, इस बार कवर कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और मुद्दे क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? मुद्दे यही दिख रहे हैं, कमल का फूल जीतेगा बस। मुद्दा कमल का फूल है। सारे स्थानीय लोग हैं जिनको आपने सुना, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि लड़ाई कांटे की है। हालांकि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने है, यानी कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। लेकिन चूंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा है, लिहाजा लड़ाई को त्रिकोणीय मान के चला जा रहा है। लेकिन सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच ही देखी जा रही है। वर्ष 2017 और 2022 में बीजेपी फूलपुर में कमल खिलाने में कामयाब हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को बढ़त मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जीत का अंतर महज 4000 वोटों का था, यानी मुकाबला कांटे का रहा। इस सीट पर दोनों ही पार्टियों के अपने कोर वोटर्स हैं। ऐसे में निषाद वोटर्स का रुख खास मायने रखता है। दरअसल फूलपुर विधानसभा में पटेल, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को बीजेपी का कोर वोटर्स माना जाता रहा है। इनका वोट एक तरफा बीजेपी को जाता है, दूसरी तरफ यादव, मुस्लिम, अनुसूचित जाति के वोटर्स को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर्स माना जाता है। इसके अलावा निषाद वोटर्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया रहती है। इसलिए उपचुनाव में निषाद वोटर्स का रुख क्या होगा, देखने वाली बात होगी। फूलपुर सीट पर निषाद वोटर्स की संख्या तकरीबन 24,000 है, जबकि 2022 के चुनाव में जीत का अंतर करीब 2700 वोटों का था। यानी निषाद वोटर्स का रुख जिधर गया उसका बेड़ा पार हो सकता है। दादा क्या नाम है? राजेंद्र सिंह यादव। तो यादव जी, मुझे ये बताइए कि फूलपुर में क्या सियासी माहौल है? सियासी माहौल सपा और बीजेपी के बीच में चल रहा है। अब कारनामा अगर अच्छा होगा, क्योंकि 24 के चुनाव में पब्लिक ने बीजेपी सरकार के कार्यों को उचित नहीं माना, जिसका परिणाम 66 सीट के बजाय आए हैं 36 या 34 सीट पाए हैं। तो इसका मतलब कि जनता में ये अपनी जगह नहीं बना पाए हैं।
अब परिणाम 24 के चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार फूलपुर में 18,000 वोट से कम भी वोट पाए थे बीजेपी, इसलिए लक्षण नहीं लगता है कि बीजेपी यहाँ लड़ पाएगी। क्या जो ये चुनाव चल रहा है सरासर दिखाई दे रहा है कि भाजपा के कारनामा इतने खराब हैं, जहां किसानों की आय दुगुनी करने की बात आती है वहां पर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है इस बुआई के सीजन में, तो किसान लोग भाई कैसे इनको वोट करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए इलाहाबाद को दिया, 12,000 करोड़ स्टेशन बन रहा है, 8,000 करोड़ में एयरपोर्ट बन रहा है। क्या चाहिए आपको, क्या लेंगे? विदेश में देखिए आप, विदेश में देखिए आप, हमारा जो बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे तो ये चुप थे। नहीं आप बोलिए। भैया बीजेपी का कारनामा ठीक है, हम बीजेपी संतुष्ट है, सारे लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ये कहना गलत है, यहाँ हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया है, टोटल यहाँ बीजेपी जीते। बीजेपी ने यूपी उपचुनाव में भी बटोगे तो कटोगे और विकास को मुद्दा बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए बीजेपी उपचुनाव में संभल कर आगे बढ़ रही। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रदेश में कई मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही, जिसने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सुविधाओं को मुद्दा बनाया। इनके बूते एसपी सीधे आम आदमी से कनेक्ट करना चाहती। मुद्दे तो इतना है कि अगर हम बताएं तो शायद घंटों लगेगा। एक तो महंगाई के मुद्दा आप देख ही रहे हैं, 100 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है, 300-400 में लहसुन बिक रहा है। ये आम जनता के लिए बहुत बहुत महंगा है। और दूसरा आप देख रहे हैं बेरोजगारी, जिस गांव में जाते हैं बताते हैं भैया 10 साल से एक भी नौकरी हम लोगों को नहीं मिली है और सब जवान होकर टहल रहे हैं कि इधर उधर भटक रहे हैं। और भ्रष्टाचार के लिए तो रोज़ पेपर हम पढ़ते हैं अक्सर आए दिन कि लेखपाल पकड़ा गया रिश्वत देते हुए, कानून कहीं पकड़ा गया, कहीं कुछ हो गया। 9 सीटों प्रदेश स्तर पे लोकसभा के बाद जो वातावरण बना, तो ये उपचुनाव बड़ा मायने रख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं।